बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर के अंदर हम चैप्टर नंबर 5 का लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करेंगे और आज का हमारा टॉपिक होगा 2 to 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। स्टार्ट के अंदर जब क्लासिफिकेशन का प्रोसेस शुरू हुआ तो उस वक्त दो किंगडम्स बनाए गए थे, एक प्लांट और दूसरा एनिमल। मतलब हर वो ऑर्गेनिज्म जो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकता था उसको ऑटोट्रॉफ्स कहते थे और उनको प्लांट्स के अंदर रख दिया जाता था। या दूसरी जो करेक्टर थी कि जो चीज़ अपनी जगह से हरकत नहीं कर सकती तो उनको प्लांट्स के अंदर रख दिया जाता था। जबकि एनिमल्स जो थे वो ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते थे और दूसरों से हासिल करते थे और एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर हरकत कर सकते थे, उनको हेटरोट्रॉफ्स कह दिए थे। अब इस क्लासिफिकेशन के अंदर कैसा था कि बैक्टीरिया जो थे वो भी प्लांट्स के साथ जो थे प्लेस कर दिए गए। अब इस क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर एक मसला था, वो ये कि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी थे लाइक यूग्लिना जिनके अंदर दोनों प्लांट लाइक और एनिमल लाइक करैक्टर मौजूद थे। मतलब कि प्लांट की तरह उनके अंदर क्लोरोफिल भी मौजूद था और एनिमल की तरह उनके अंदर सेल वॉल मौजूद नहीं थी। तो 1866 के अंदर अर्नस्ट हैकल एक बायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने थर्ड किंगडम प्रपोज किया। मतलब कि जो तीसरा किंगडम था वो उन्होंने प्रपोज किया और उसका नाम रखा प्रोटिस्टा। और वो प्रोटिस्टा किंगडम इसलिए बनाया गया था ताकि उसके अंदर यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिजम्स को रखा जा सके। और उसी मतलब के जो प्रोटिस्टा किंगडम था उसी के अंदर बैक्टीरिया को भी रखा गया। 1937 के अंदर ई चैटन ने दो टर्म्स जो थी वो कॉइन की, और प्रोकैरियोटी एंड यूकैरियोटी, जिसको आज हम प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के नाम से जानते हैं। प्रोकैरियोटी का मतलब था बिफोर न्यूक्लियस, मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, और यूकैरियोटी ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस मौजूद होता है। अब जब वक्त गुजरा तो उसके साथ साथ फंजाई के बारे में भी जो थे वो कंसर्न्स आना शुरू हो गए कि फंजाई जो है वो प्लांट से रिजेंबल तो करती है लेकिन वो ऑटोट्रॉफिक नहीं है, वो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकती। वो अपनी खुराक जो है वो डिकम्पोजिशन और अब्जॉर्प्शन के प्रोसेस से हासिल करती है। बिल्कुल इसी तरीके से जो फंजाई की सेल वाल है वो काइटिन की बनी होती है, जबकि प्लांट्स की जो सेल वाल है वो सेलुलोज से बनी होती है। तो पहले फंजाई को प्लांट्स के साथ ही प्लेस किया जाता था, लेकिन जैसे जैसे नॉलेज बढ़ा तो बायोलॉजिस्ट को ये महसूस हुआ कि फंजाई को हम प्लांट्स के साथ नहीं रख सकते। और 1969 के अंदर रॉबर्ट विट टेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज कर दिया। मतलब कि टोटल उसने 5 किंगडम्स बना दिए जिसके अंदर मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया शामिल है। अब इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की दो बेसिस थी, एक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और दूसरी मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मतलब इन दो करैक्टर्स को स्टडी करके सारी की सारी क्लासिफिकेशन की गई और ऑर्गेनिजम्स को मुख्तलिफ किंगडम्स के अंदर जो है वो प्लेस किया गया। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को हम देखते हैं कि मतलब कि सेल्स की कैसी स्ट्रक्चर है या क्या क्वालिटी है उनकी, तो उसके 3 लेवल्स हैं हमारे पास। यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स, मतलब कि ऐसे सेल्स जिनके अंदर न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता और वो एक सेल पे मुश्तमिल होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक सेल पे मुश्तमिल होते हैं और उनके अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है। और तीसरी जो कैटेगरी है या तीसरी लेवल है वो है मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स। तो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स के अंदर किंगडम मोनरा, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स जो है वो प्रोटिस्टा, और मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म जो हैं वो किंगडम फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया के अंदर रखे गए। बिल्कुल इसी तरीके से मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब कि वो कैसे अपनी खुराक हासिल करते हैं, उसके भी 3 जो है वो प्रिंसिपल मोड्स जो हैं वो बताए गए। इंजेशन, मतलब कि खुराक को अपने अंदर लेके जाना, ठीक है, जिस तरह हम नवाले अपने अंदर लेके जाते हैं उसको हम इंजेशन कहते हैं। अब्जॉर्प्शन एंड फोटोसिंथेसिस, तो इंजेक्शन के अंदर बैक्टीरिया वगैरह जो मतलब कि आप कह सकते हैं कि फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस का प्रोसेस करते हैं, किंगडम मोनरा। प्रोटिस्टा रखे गए इसके अंदर, ठीक है, और एनिमेलिया। अब्जॉर्प्शन के लिहाज से अगर हम देखें तो फंजाई को हम देख सकते हैं कि वो अब्जॉर्प्शन का प्रोसेस करते हैं, पहले डिकम्पोज करते हैं और मटेरियल को, उसके बाद उसको अब्जॉर्ब कर लेते हैं। और फोटोसिंथेसिस के अंदर जो है वो प्लांटी
और प्रोटिस्टा आएंगे। प्रोटिस्टा इंजेक्शन में भी हैं, फोटोसिंथेसिस में भी हैं। क्यों? क्योंकि प्रोटिस्टा ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर दोनों एनिमल लाइक और प्लांट लाइक कैरेक्टर्स होते हैं, या कुछ प्रोटिस्टा हमारे पास ऐसे होते हैं जिनके अंदर एनिमल लाइक कैरेक्टर होता है, और कुछ प्रोटिस्टा ऐसे होते हैं जिनके अंदर प्लांट लाइक कैरेक्टर होते हैं, लेकिन वो एक्चुअल में ना तो एनिमल होते हैं और ना ही प्लांट होते हैं। लास्ट के ऊपर कि 1988 के अंदर लिन मार्गुलिस और कार्लीन श्वार्ट्स ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को मॉडिफाई किया, मतलब उसके अंदर चेंजिंग लाए। और ये चेंजिंग क्यों ज़रूरी थी? क्योंकि नॉलेज के अंदर इजाफा हो चुका था, तो उसको यूज़ करके उन्होंने उसी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को थोड़ा सा मॉडर्न कर दिया। पहले हमें मालूम है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो रॉबर्ट विटेकर का था, उसके अंदर 2 करैक्टर्स की बेस के ऊपर क्लासिफिकेशन की गई थी, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और मोड ऑफ न्यूट्रिशन। लेकिन इसमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के साथ साथ दूसरे एस्पेक्ट्स भी ऐड कर लिए गए, मतलब साइटोलॉजी, जेनेटिक्स और सिम्बियोटिक ओरिजिन की जो ऑर्गेनेलिज हैं उनको भी स्टडी किया जाता है। सिम्बियोटिक ओरिजिन ऑफ ऑर्गेनेलिज के अंदर जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट आते हैं, क्योंकि इनके बारे में जो है वो एक थ्योरी पेश की गई है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट हैं ये एक्चुअल के अंदर पहले बैक्टीरिया थे, जो कि एक सेल के अंदर एंटर हुए और बाद में माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो है वो चेंज हो गए वक्त के गुजरने के साथ साथ। जो लिन मार्गुलिस और कार्लीन श्वार्ट्स ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को मॉडिफाई कर दिया, तो वो कुछ इस तरीके से फिर किंगडम्स बने। रहे 5 ही, लेकिन उसके नाम के अंदर थोड़ी सी चेंजिंग आ गई। किंगडम मोनरा का जो नाम है वो प्रोकैरियोटी हो गया, प्रोटिस्टा का जो नाम था वो प्रोटोक्टिस्टा हो गया, और जो बाकी 3 है वो वैसे ही फंजाई, एनिमेलिया और प्लांटी। तो ये था कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन से कैसे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बने या उसकी क्या ज़रूरत पेश आई थी।